नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक यादव ने गोकशी करने वालों के खिलाफ जनपद में विशेष अभियान चला रखा है। एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी हाल में जनपद में गोकशी की घटना नहीं होनी चाहिए, जिसके बाद से जनपद में पूरी पुलिस गोकशी की घटनाओं को रोकने में जुट गई है। पुरकाजी थाना प्रभारी निरीक्षक सुभाष चंद्र गौतम एवं थाना पुरकाजी पुलिस अपने क्षेत्र में प्रभावी गश्त करते हुए इस तरह के लोगों के बीच कड़ी कार्रवाई की जाने के लिए रात दिन सतर्कता बरते हुए है और गोकशी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रही है। इंस्पेक्टर गिरीश चंद द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर भूराहेड़ी गाँव के पीछे गन्ने के खेत में अभियुक्त रिंकू उर्फ कल्लू पुत्र वेदपाल, छोटू पुत्र चुनवा, फारूक पुत्र नसीम, जुगनू पुत्र अनीस, जावेद पुत्र कमला, शमीम अहमद उर्फ फौजी पुत्र शौकत तथा मुनाजिर पुत्र सहित गांव बुराड़ी थाना पुरकाजी भी प्रकाश में आए थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुरकाजी पुलिस ने ताबड़तोड़ दबिशें दी। दबिशें देने पर सभी अभियुक्त अपने घर से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने क्षेत्र के मुखबिरों को सक्रिय कर दिया था। इसी को लेकर आज मुखबिर की सूचना पर पुरकाजी थाना प्रभारी सुभाष चंद्र गौतम, सब इंस्पेक्टर अजीत सिंह, सब इंस्पेक्टर जुगल किशोर सिपाही आदि ने बुराहेड़ी गांव के पीछे एक चक्रोड़ से अभियुक्त अतीकुर रहमान पुत्र राशिद अली, शमीम अहमद उर्फ फौजी पुत्र शौकत अली को गिरफ्तार कर लिया और बाकी अभियुक्तों की तलाश शुरू कर दी है। कल पुरकाजी थाना क्षेत्र में भूराहेड़ी एक गांव पड़ता है। भूराहेड़ी के जंगल में सूचना मिली थी कि कुछ लोगों ने गोकसों ने एक जो है गोकशी की है, एक गाय को काटा है, जिसके अवशेष वहाँ मिले थे। इस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसमें मुखबिर मामूर किए गए। तो जिसमें जानकारी मिली थी, आज सुबह ये जानकारी मिली कि उसी घटना से संबंधित दो अभियुक्त जो वहीं टहल रहे हैं, उनकी सूचना मिली। वहाँ पे पुलिस टीम लगाई गई। तो जैसे ही उन लोगों को गिरफ्तार किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया, परंतु उनको वहाँ दबिश दे के दो लोगों को पकड़ा गया, जिनमें एक का नाम अतीकुर रहमान है, जिसकी उम्र तकरीबन 20-22 साल है, और दूसरे का नाम इसमें शमीम अहमद है। दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं और 9 लोग इन्होंने अन्य 9 लोगों के नाम बताए हैं। जो 9 लोग इस घटना को कारित करने में थे, उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए ताबड़तोड़ दबिशें दी जा रही हैं। बहुत शीघ्र उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इनसे तमंचा अवैध जिससे इन्होंने फायर किया वो तमंचा बरामद हुआ, छुरी बरामद हुई, अन्य सामान बरामद हुआ। जो भी गोकशी करने का जो रस्से वगैरह हैं वो इससे बरामद हुए हैं। और बाकी जो अन्य 9 लोग हैं उनको भी बहुत शीघ्र हम दबिश देकर उनको गिरफ्तार करेंगे। अभी तक तो जो कोई जानकारी में नहीं आया है, क्योंकि इसकी उम्र अभी कम है लड़के की, 21-22 साल का लड़का है। परंतु ये अभी इसने जो घटनाएं कारित करना कबूल किया है, लेकिन इसकी हम ये भी जानकारी कर रहे हैं कि अन्य थानों से भी कि किसी और थाने में तो इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत नहीं है। बागपत में एक शख्स पर गुस्सा इतना हावी हुआ कि उसने अपने ही खून का कत्ल कर दिया, यानी कि एक बाप अपने बेटे का खुद हत्यारा बन बैठा। दरअसल यह घटना थाना बिनौली क्षेत्र के नगलाबड़ी गांव की है, जहां एक शख्स ने अपने ही बेटे की लोहे की रोड से पीट कर निर्मम हत्या कर दी। दरअसल पुलिस के मुताबिक मृतक युवक का नाम मोहित था, जो नगली बड़ा गाँव का रहने वाला था और आज मोहित के अपने पिता मोहनलाल से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी और दोनों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़ा इस कदर बढ़ा कि मोहनलाल जल्लाद बन गया और उसने पास रखी लोहे की रोड से अपने बेटे मोहित को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मोहनलाल पर गुस्सा इतना हावी था कि उसको जरा भी तरस नहीं आया और उसके हाथ नहीं कांपे और लोहे की रोड से मारते मारते अपने बेटे मोहित की हत्या तक कर दी। इतना ही नहीं, इस पूरी वारदात को अंजाम देकर हत्यारा पिता खुद ही थाने पर पहुंच गया और अपने गुनाह को कबूल कर लिया। वहीं पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना बिनौली में नगलाबड़ी गांव में आज एक व्यक्ति की जो 24 वर्ष के थे मोहित, उसकी हत्या हुई है। इसमें जो प्रकरण संज्ञान में आया है कि उनके परिवार में कुछ कलह चल रही थी और ये जो मृतक है इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये पीने का आदती था। तो आज ये पी खा करके कहीं से आया और अपने पिता मोहनलाल के साथ इसने झगड़ा किया, जिसपे उसके पिता के द्वारा वहाँ पर पड़ी हुई लोहे की राड उठा करके उसके सिर में मारी गई, जिससे उसकी वही मौके पर ही मृत्यु हो गई। जो अभियुक्त है मोहनलाल, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। साथ में जो आला कत्ल है उसको भी बरामद कर लिया गया। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर।
उत्तराखंड के देहरादून में कैंट के वार्ड नंबर 40 सीमा द्वारा मछली तालाब क्षेत्र में वितरित की गई राशन किट देवभूमि मानव संसाधन विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष व उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धमसाना ने आज लॉकडाउन के 55वें दिन भी कैंट विधानसभा क्षेत्र में वार्ड नंबर 40 सीमा द्वारा मछली तालाब में जरूरतमंद गरीब व मजदूर श्रेणी के 70 लोगों को राशन किट व मास्क सैनिटाइजर वितरित किए। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस सचिव विकास नेगी, कांग्रेस नेता सरदार जसविंदर सिंह, महिला कांग्रेस की प्रदेश सचिव पिया थापा, महानगर युवा कांग्रेस अध्यक्ष गौतम सोनकर, अनुज दत्त शर्मा, वीरेश टीटू, ज्योति चावला, तबस्सुम, यामीन, सागर पासी आदि मौजूद रहे। देखिए, देवभूमि मानव संसाधन विकास ट्रस्ट की ओर से और हमारी कांग्रेस पार्टी की ओर से जब से पूरे देश में लॉकडाउन हुआ है, देश के गरीब वर्ग में, देश के कमज़ोर वर्ग में, देश के मजदूर वर्ग में, रोज़ जो मेहनत करने वाले लोग हैं, रोज़ कमा करके खाने वाले लोग हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या पैदा हुई है। क्योंकि काम सारे बंद हो गए, कंस्ट्रक्शन का काम बंद हो गया, ठेली लगना बंद हो गया, नाई की दुकान बंद हो गई, धोबी की दुकान बंद हो गई, फल वाला बंद हो गया, सब्जी वाला बंद हो गया। पूरे देश के अंदर जो श्रमिक वर्ग है वो सबसे ज़्यादा इसमें परेशान हुआ। कांग्रेस पार्टी ने, देवभूमि मानव संसाधन विकास ट्रस्ट ने देहरादून में ऐसे तमाम ज़रूरतमंद लोग जो गरीब हैं, जो श्रमिक हैं, उनकी मदद के लिए हमने अभियान चलाया। हमारे यहाँ से, हमारे कैंप ऑफिस से तमाम लोगों के लिए भोजन करीब 25 दिन लगातार 26 दिन भोजन बन करके यहाँ से गया और इसी के साथ राशन की किट हमने लगभग अभी तक 8,500 लोगों को कच्चे राशन की किट पूरे देहरादून के अंदर और कैंट विधानसभा क्षेत्र में हमने लोगों को उपलब्ध कराने का काम किया है। वो काम हमारा जारी है जब तक लॉकडाउन रहेगा। ऐसे लोग जो परेशान हैं, ऐसे लोग जिनके घर में राशन नहीं है भोजन बनाने के लिए, उन लोगों की मदद हम लोग करते रहेंगे। ललितपुर में रात के अंधेरे में 54 वर्षीय महिला पर अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया और धारदार हथियारों से आधी रात में हमला कर गर्दन और हाथ पांव पर गहरे वार किए। थाना मंडावर क्षेत्र के गांव साडूमल में 45 वर्षीय महिला असगरी बानो पत्नी स्वर्गीय पीर खान ने बताया कि वो अपने घर में सो रही थी कि तकरीबन 1 या 2 बजे के बीच कोई आया और उसके ऊपर आकर बैठ गया। जब उसने उसे नीचे धकेलने की कोशिश की तो उसने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी गर्दन और हाथ में चोटें आ गई। और जब घायल महिला ने अपने परिवारजनों को चिल्लाकर शोर मचाया तो असगरी बानो का छोटा लड़का जिब्राइल खान अपने कमरे से बाहर निकला तो अज्ञात व्यक्ति सड़क की तरफ भागता हुआ नजर आया। बाद में जिब्राइल और उसके घर के सब लोग जाग गए और घायल असगरी बानो को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंडावरा ले गए, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। तकरीबन 12-1 के लगभग था। मैं बाहर बाथरूम करने के लिए आया, आकर मैंने देखा कि मेरी माँ एकदम चिल्लाए, वो अल्लाह बचाओ मुझे, वो अल्लाह बचाओ। मैं तुरंत बाहर आकर उसे दौड़ा। दौड़ने के बाद उसने वहाँ तक गेट तक उसे टर्रा, भागा। वो भाग कर तारों से बस कूद कर भाग गया। मैंने अपनी माँ को देखा तो वो बिल्कुल लथपथ, गला काट दिया और हाथ काट दिया, यहाँ बेहोश हो गई। और फिर मैंने पुलिस वालों, अगल बगल वालों को फ़ोन लगाया कि जाओ भैया ऐसे। मैंने अपने भाई को, बड़े भाई मेरे यहाँ सोते हैं और मंजली भैया वहाँ से लौट कर आए। फिर मैंने जीना मीना पर यहाँ से कूदा था, वो यहाँ से कूद कर सीधा अंदर गया और माँ के बिल्कुल मुँह पे बैठा, ढट्टी बांधे था, मुँह पे बैठ के और पूरे मुँह दे रहा हो। बड़ी देर तक उन्हें छुरी निकाली और बस हाथ काटो, गलों काटो, बस भाग गओ। किसी से कोई दुश्मनी या रंजिश? नहीं सर, किसी से ना दुश्मनी है, ना आज तक लड़ाई हुई। ना हम लोग तो सवेरे जाते हैं, शाम के पनी दुकानदारी करते हैं, बस किसी लड़ाई रंजिश कोई है ही नहीं है। किसी पे कोई शक है? नहीं, अब वो तो अब जैसे शक के वो तो एक काली करीबन चितकबरी से सेट पे है, तो इतना देख पा कोई पे शक तो कोनो। शामली जनपद के झिंझाना क्षेत्र में दबंगों का कहर देखने को मिला। मामूली विवाद में एक महिला सहित परिवार के कई लोगों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया। पीड़ितों के परिवार के ही करीब आधा दर्जन युवकों पर हमले का आरोप है, जिसकी शिकायत लेकर घायल महिला और उसका बेटा थाने पर पहुंचे, लेकिन महिला के सर में चोट लगने से महिला की हालत बिगड़ गई और वह थाना परिसर में ही जमीन पर पड़ी तड़पते रही। लेकिन पुलिस महिला का मेडिकल कराने के बजाय मुखदर्शक बनकर महिला को तड़पते देखते रही, जिसके बाद परिजन बाइक पर बैठाकर महिला को अस्पताल ले गए, जहाँ पर महिला को उपचार दिया जा रहा है। झिंझाना
जहां थाना क्षेत्र के गांव लक्ष्मणपुरा का यह पूरा मामला है, जहां पर परिवार के ही दो भाइयों के बीच झगड़ा हुआ है। मामूली कहासुनी को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ गए और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियारों से हमला बोल दिया, जिसमें एक महिला सहित एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। आरोप है कि महिला के सर में गंडास से प्रहार कर दिया गया है। आरोप है कि महिला के सर पर गंडास से प्रहार कर घायल किया गया है। बाकी लोगों को भी धारदार हथियारों से घायल किया गया है। पहले इनके बीच में छोटी बात को लेकर कहासुनी हुई, फिर मारपीट हो गई। झगड़े के दौरान दोनों ओर से एक महिला को चोट आई है, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ सरकार कोरोना वायरस जैसे संक्रमण से बचने के लिए भारत सरकार ने लॉकडाउन कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ गांव प्रधान शासन के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मामला प्रयागराज के कोराव क्षेत्र के गांव पंचायत चंदापुर अमलिया का है, जहां पर प्रधान गौरीशंकर विकास के नाम पर 40 कौड़ी भी खर्च नहीं कर रहे, जहां आम जनता के साथ खुले तौर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान चंदापुर अमलिया गौरीशंकर की मनमानी इस कदर है, जहाँ पर सरकारी योजनाओं का कोई भी ब्यौरा जनता तक नहीं दिया जा रहा और न ही जनता को इन योजनाओं से अवगत कराया जा रहा है। और तो ग्राम प्रधान गौरीशंकर की मनमानी इस कदर है कि ग्राम प्रधान गौरीशंकर निजी तौर पर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहा है और खुद के एक मकान को चमकाने की कवायद में लगा हुआ है, लेकिन गरीबों के आशाने से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब गरीब अपनी आवाज सुनाने की कोशिश करता है तो ग्राम प्रधान गौरीशंकर उसकी आवाज दबाने की कोशिश करता है। हमारे इस घर में अभी तक किसी को नए युवा लोगों की जिसकी शादी हुई है उनको किसी को कॉलोनी का फॉर्म नहीं भरा गया है और नहीं तो किसी को लेटरिंग मिला है। यहाँ पे हम लोग कितने 5 भाई रहते हैं। 5 भाइयों के पास में से सिर्फ एक भाई को ही लेटरिंग बनी है, जो कि अभी आप अधूरा देख के आए हुए हैं। और हम लोग प्रधान को बोले भी तो लोग बोलते हैं कि वो अपने समय से ही मिलेगा, आप लोग मुझे टॉर्चर करोगे तो नहीं हो सकता है। कौन है प्रधान आपका? हमारा प्रधान ग्राम चंदापुर, नाम है उसका गौरी शंकर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है बसंत लाल। ठीक। अभी तो कब तक में प्रोसेस होगा ये कुछ नहीं हो सकता। अभी लॉकडाउन के चक्कर में हम लोग घर पे बैठे हैं, हम 6 महीने से घर पे बैठे हैं। प्रधान कभी इधर आया था? कर पा रहे हैं। प्रधान इधर कभी आया था? कभी नहीं आया, दर्शन देने ही नहीं आता। मास्क सैनिटाइजर आप लोगों ने दिया? कुछ भी नहीं। एक बार आया था सैनिटाइजर के लिए, मैंने उसको बोला तो क्या बोला मुझे रिप्लाई करके कि एक जगह मारोगे तो पूरे गांव का कवर करेगा। हमारे नाम से जो है नंद किशोर मिश्र और रामजितर मिश्र जो उनके द्वार पर 1 वर्ष पहले गड्ढा खोदाई दी ने, गड्ढा पंचायत के द्वारा कहीं इसी ढंग से कार्य होगा। उसके बाद गांव में लेन देन करने लगे, किसी को 40,000 किसी को 60,000 देकर सबका VIP जो है शौचालय बनवाया गया। और उसके पश्चात हम दोनों का इसी सामने इसी ढंग से है, जो कि इससे 12,000 रुपये पास करके और कैसे 12,000 में इसकी नियुक्ति कर दिए, उसका कोई जो है सीमा नहीं है और बता दिए कि तुम्हारा बन गया। कौन है प्रधान? प्रधान गौरी शंकर है और उसके जात में तुम मतलब का बता दी कोरी लिखा थे कि और जोल्हा लिखा थे वो हम नहीं बता सके। क्या नाम है आपका? नंद किशोर मिश्र। अच्छा, कौन सा गांव है? अमलिया है। तो ये बताइए, जो लाभार्थियों के खाते में अकाउंट में पैसा आता था ना शौचालय का, हाँ, तो फिर कैसे आपके अकाउंट में नहीं मिला है? अकाउंट में नहीं, चूंकि बता चुके थे कि कार में जो है कार करवाना पड़ेगा, पैसा नहीं मिलेगा किसी आदमी को। अच्छा, इसीलिए हम इस ढंग से करवा चुके। कौन बोला ये? प्रयागराज में माता पिता बहन और पत्नी का हत्यारा मास्टरमाइंड उसका बेटा ही निकला। प्रयागराज में गुरुवार की दोपहर 4 हत्याओं से हड़कंप मच गया था। पास पड़ोस के लोग सहम गए थे। हर कोई इस जघन्य अपराध की निंदा कर रहा था। सूचना पुलिस को हुई तो मौके पर पहुंचे विभाग के आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। अधिकारियों के सख्त निर्देश पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए फौरन तफ्तीश करना शुरू कर दिया था। घटना स्थल पर आला अधिकारी सहित DM प्रयागराज, IG बैट, ADG भी मौके पर पहुंचे थे। आपको बताते चले कि यह घटना गुरुवार की दोपहर घूमनगंज थाना क्षेत्र के प्रीतम नगर के एक साथ 4 हत्याओं से हुई थी। घटना स्थल से जो जांच की गई उसमें कातिल व हत्या के
कारणों का पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन जांच पड़ताल के दौरान चौंकाने वाला खुलासा सामने आया, जिसमें पता चला कि यह सामूहिक हत्याकांड को अंजाम देने वाला और कोई नहीं बल्कि तुलसीराम का सगा बेटा है, जिसने अपने पिता, मां, बहन और पत्नी की हत्या की थी। पुलिस ने खुलासा करते हुए इस बात पर मोहर लगाई। बता दें कि यह हत्या प्रॉपर्टी विवाद के चलते हुई है, जहां बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। पूरा मामला प्रॉपर्टी व अवैध संबंधों का है। इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए कुल 8 लाख रुपए की सुपारी लड़के के द्वारा दी गई थी। शुरू से ही बेटे की भूमिका संदिग्ध लग रही थी। उसने अपने बयान में बताया कि हत्या के वक्त वह किसी को पैसा देने कटरा गया हुआ था। जब वह लौट कर आया तो दरवाजा अंदर से बंद था। उसने लात से मारकर दरवाजा खोला तो उसके पिताजी व अन्य परिवार के सदस्य को मरा हुआ पाया। पुलिस शुरू से ही इसे संदिग्ध मान रही थी। अंततः पुलिस या पूछताछ में यह खुलासा हो गया, इन सभी हत्याओं का मास्टरमाइंड वह खुद ही था। इसमें घटना करने का मास्टरमाइंड उनका बेटा ही निकला, जो इसमें एफआईआर का वादी है आतिश केसरवानी। उसके द्वारा बताया गया कि वह एक महिला से प्रेम करता था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन घर वाले उसका विरोध करते थे। उसकी पत्नी के द्वारा इसका विरोध किया गया और उनके माता पिता द्वारा भी लगातार विरोध किया जा रहा था। उसकी बहन के द्वारा उसकी प्रेमिका की फ़ोटो फेसबुक पर वायरल कर दी गई थी, जिसे लेकर वह गुस्से में था और उसने अपने एक दोस्त अनुज से बात कर अपने पूरे परिवार की हत्या करने का प्लान बनाया। तो उसने 8 लाख रुपए की डिमांड की। तो इसने कहा कि अभी 8 लाख रुपए अभी नहीं है, लेकिन कुछ एडवांस दे दिया जाएगा। तो इन्होंने 75,000 रुपये एडवांस दिया, जिसमें 65,000 रुपये ATM से निकाला गया और 10,000 रुपये नकद भुगतान किया गया। साथ ही एक डिस्कवर गाड़ी भी पहले से ही अनुज को इसने दे दी थी। इसके बाद आज ये सभी वहाँ पर मौके पर इकट्ठे हुए और उन्होंने एक अभियुक्त को पहले घर में एंटर करा दिया आतिश ने, और खुद बहाना करके बैंक के लिए निकल गया। वहीं पर दूसरा एक अभियुक्त ग्राहक बनकर सामने से एंटर किया और अंदर उसने एक, वहाँ पर चाकू भी है उस दुकान में, वहाँ से चाकू लिया। एक चाकू पहले खरीद चुके थे उसी दुकान से, उससे इन्होंने वहाँ पर हत्या कर दी बारी बारी से सभी लोगों की। और 3 बजे उसको फ़ोन कर बता दिया कि काम हो गया है। उसके बाद आतिश घर आया, उसने अपने किराएदार से बातचीत की। किराएदार ने कहा कि आपकी दुकान का दरवाज़ा नहीं खोला। तब उसने घर के दरवाजे पर लात मारकर दरवाज़ा खोला और अंदर जब ये खून देखा तो उसने पुलिस को सूचित किया। पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँची, फॉरेंसिक टीम के साथ डॉग स्क्वाड और हमारे वरिष्ठ अधिकारी सभी वहाँ पर पहुँचे। घटना में ये देखा गया कि किसी अंदरूनी व्यक्ति का हाथ है। कई जगह जो खून के वहाँ निशान मिले, उससे फॉरेंसिक टीम ने जो परीक्षण किया, ये तय हो गया कि लोगों ने वहाँ से सबूत मिटाने की भी कोशिश की। सर कितने पैसे का ठेका था? ये 8 लाख रुपए में हत्या ठेका दिया गया था, जिसमें 75,000 रुपये नकद ATM व नकद के रूप में दे दिए गए थे। 65,000 रुपये ATM से निकाले गए और 10,000 रुपये नकद भुगतान किए गए थे, जो अनुज के माध्यम से पेमेंट किया गया था। कितने लोग साबित है घटना में? घटना में अभी तक 4 लोगों के नाम सामने आए हैं। अन्य लोगों की भी इसमें छानबीन की जा रही है कि कौन लोग इस घटना के प्लानिंग में शामिल थे। इस समय पूरे विश्व में कोरोना वायरस की दहशत है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए देश में 21 दिन का लॉकडाउन जारी किया गया था। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क अहम भूमिका निभाता है। प्रदेश सरकार ने भी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। बरेली में पुलिस के अलावा समाजसेवी संगठन भी जरूरतमंद लोगों के मास्क बना रहे हैं। आंवला से भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप भी अपने परिवार के साथ जरूरतमंद लोगों के लिए मास्क बना रहे हैं। सांसद का परिवार प्रतिदिन 400 मास्क बनाकर वितरित कर रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सांसद धर्मेंद्र कश्यप और उनकी पत्नी सरोज कश्यप व बेटी कीर्ति कश्यप कांदरपुर स्थित कैंप कार्यालय पर मास्क बनाने का कार्य कर रहे हैं। सांसद का परिवार प्रतिदिन 400 मास्क बनाता है। मास्क का वितरण कार्यकर्ताओं के माध्यम से जरूरतमंद और गरीब लोगों के बीच कराए जाते हैं, जिससे कि लोग कोरोना की चपेट में आने से बच सकें। ये हमें लगभग पूरा लॉकडाउन का समय हो गया। जब लॉकडाउन लगा तो प्रधानमंत्री जी का जो संदेश, जान है तो जहान है, घर में रहना है, सुरक्षित रहना। तो जब घर में खाली बैठे हुए तो मन में विचार आया, ये हमारे SP कश्यप साहब हैं, टेलर साहब हैं, ये भी खाली थे और इन्होंने भी सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग की है, हमारे घर में पत्नी है। तो विचार आया कि मास्क बहुत अति आवश्यक है।
तो बाज़ार का जो टेम्परेरी मास्क था वो भी 10 से 15 रुपये 20 रुपये का मास्क था। तो हम कपड़ा लेकर के आए और घर में 100-150 मास्क से शुरू किया। बाद में और लोग सब जुड़ते गए और लगातार 1000 मास्क रोज़ तैयार होना शुरू हुए। और जब लोगों को ये पता लग गया कि हमारे यहाँ मास्क बन रहे हैं तो ज़रूरतमंद आकर के यहाँ से सुबह ही सुबह आ जाते, साहब हमें मास्क दे। और हमने फिर फैसला किया कि पूरी लोकसभा में हमारे 26 मंडल हैं, पार्टी का बूथ स्तर तक संगठन है, तो क्यों ना हम बूथ स्तर के माध्यम से, मंडल स्तर के माध्यम से जो ज़रूरतमंद है इनको गांव-गांव पहुंचाने का काम करें। और सबसे पहले शुरुआत हमने अपने मंडल अध्यक्षों से की। सभी मंडल अध्यक्षों को, 26 मंडल अध्यक्षों को हमने 200 से 300, 500 मास्क हर मंडल अध्यक्ष को देने का काम किया। उसके बाद हमने प्रधानों से संपर्क किया और प्रधानों से कहा कि आप हमारे यहाँ से मास्क लेकर के जाइए और अपने गांव में बांटने का काम करें। कोई थाना हमारे लोकसभा क्षेत्र का ऐसा नहीं जिसमें कम से कम 100 मास्क हमने ना भिजवाए। हर चौकी को हमने मास्क भिजवाने का काम किया। और जितने भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, संघ परिवार है, तो हमने सबको मास्क दे करके और ज़रूरतमंदों तक मास्क पहुंचाने का काम किया। अब तक लगभग हम 30,000 मास्क तैयार करके बंटवा चुके। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी? प्रधानमंत्री जी लगातार जिस तरीके से उन्होंने देश को संदेश दिया, पार्टी के लोगों को संदेश दिया, जनप्रतिनिधियों को संदेश दिया कि हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी, कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। कोई व्यक्ति दवाई के बगैर ना तड़पे, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि हम लोकसभा के मेंबर और यहाँ के सांसद हैं, तो पूरा जिस तरीके से मास्क की कमी को देखते हुए और हमारे पास तमाम लोगों के सहयोग से हम यहाँ पर बैठे। और ये मधु हैं, मधु नाम है, मंजू, और इनका उषा, नीलम, ये मंजू, उषा और नीलम और तमाम लोग आकर के ये सुबह से लेकर के शाम तक निस्वार्थ, कोई इनके मन में लालच नहीं, कोई इनको यहाँ पर इस तरह का लोग नहीं, और केवल समाज सेवा कि हमारे थोड़े से कर्तव्य से लोगों को। मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली में स्थित जनता कॉलेज में 14 दिन से क्वारंटाइन किए गए मजदूरों को कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उनको उनके घर भेज दिया गया। इस मौके पर बीजेपी की तरफ से सभी को राशन की किट भेंट की गई। इस दौरान बीजेपी विधायक विक्रम सैनी भी मौजूद रहे, जिन्होंने अपने हाथों से सभी मजदूरों को राशन की किट भेंट कर उनकी गंतव्य के लिए रवाना किया। जो बाहर के लोग आए हुए उनको यहाँ रखा गया 14 दिन के लिए, तो उनको 14 दिन हो गए, उनका टेस्ट भी हो गया है, कोरोना टेस्ट, वे निगेटिव आए हैं। तो आज उनकी विदाई है यहाँ से, तो उनको राशन किट देकर खुशी खुशी उनके घर भेज रहे हैं। उन्हें हमारी सबकी शुभकामनाएं। अच्छा, जो किट दी जा रही है वो वही किट है जो मतलब वैलिडिटी या कुछ नई किट है? हाँ, वे किट नहीं है, और 10 किलो आटा है, 5 किलो चावल, आलू हैं, 9 आइटम है इसमें, तेल वगैरह, और आपका हल्दी, मिर्च, जीरा, मसाला, ये सब 9 आइटम। विधायक जी, वितरण घोटाले में आप लोगों के द्वारा अधिकारियों की मीटिंग ली गई थी। ऐसा है, कोई घोटाला नहीं हुआ। वो ये था कि आटा जैसे लेना पड़ गया, कहीं नहीं मिल रहा था, तो उस मिल से आटा ले लिया, उसकी डेट निकल गई थी, जो रजिस्ट्रेशन उनको रिन्यूअल कराना था वो डेट निकल गई थी। ये है, कोई घोटाला नहीं है। 2 लाख कुछ हजार का उसको पेमेंट हुआ, यानी करोड़ों का हुआ खड़ा कर दिया। 2 लाख कुछ का पेमेंट हुआ, और उसमें भी जांच है। यदि उसमें जरा सा भी कोई घोटाला हुआ तो जो अधिकारी इसमें होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जाँच चल रही है। सड़क हादसा हुआ है,
सड़क हादसा का बहुत और उसमें जो है हाँ, बिहार से पंजाब, पंजाब से बिहार जा रहे थे लोग, हाँ, और वे 2-3 बॉर्डर क्रॉस करके आए और फिर भी प्रशासनिक अधिकारियों ने नहीं रोक पाया। ऐसा क्यों हो रहा है कि उन्हें कोई व्यवस्था नहीं दी जा रही है, उनके लिए कोई मदद? व्यवस्था तो सारी व्यवस्था है, रोकने की व्यवस्था है, लोग रुकते नहीं, जबरदस्ती करते हैं। जबकि बसें चला दी गई, ट्रेन चला दी, सरकार ये कह रही है भाई आप ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कराओ और हम आपकी व्यवस्था करेंगे। बाहर से लाने के लिए करेंगे दूसरे राज्यों से, और यहाँ से बाहर ही भेज रहे हैं, दूसरे प्रदेशों भेज रहे हैं और दूसरे जिलों में भेज रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इतनी जल्दी में लग रहता है, आदमी को रुक नहीं पाता, पैदल चल देता है। जबकि मैं खुद ही, मेरे यहाँ भट्टी चल रही, हलवाई लग रहे, व्यवस्था लगभग 500 या 1000 पैकेट आज सुबह से भट्टी चल रही, लगभग 600 पैकेट पहुंचा दिया, और मुझे लग रहा है कि 2000 पैकेट बनवाने पड़ेंगे। लाइन लग रही, अब उन्हें क्या करें, रोक रखे। विधायक जी, एक आखिरी सवाल, पश्चिम बंगाल में जिस तरह की शर्मनाक घटना हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? उत्तराखंड के हरिद्वार टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन से जुड़े व्यापारियों ने उत्तराखंड के 4 धाम में प्रमुख धाम बाबा बद्री विशाल के कपाट राज्य सरकार द्वारा पूजा पाठ के लिए खोले जाने पर हर्ष व्यक्त करते हुए अध्यक्ष गिरीश भाटिया के संयोजन में पुनः रेलवे रोड स्थित कार्यालय पर सामाजिक दूरी के साथ टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। साथ ही उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा कोरोना वायरस के संकट की वजह से विधिवत रूप से 4 धाम यात्रा तीर्थ यात्रियों के लिए बंद हो जाने से समस्त टैक्सी मैक्सी वाहन टूर ऑपरेटर यात्रा संघ से जुड़े सभी व्यापारिक गतिविधियों का विधिवत रूप से संचालन न होने के कारण चिंतित ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने संजय चोपड़ा की अध्यक्षता में पुनः केंद्र व राज्य सरकार द्वारा टैक्सी मोटर वाहन से जुड़े सभी व्यापारिक गतिविधियों के साथ टैक्सी मैक्सी के 2 साल का टैक्स माफ किए जाने की और टैक्सी चालकों को अनुदान राशि दी जाने की मांग को दोहराया। देखिए, 22 मार्च से लेकर और अभी तक मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड का जो मोटर व्यवसायी है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। चाहे आप बहुत से क्षेत्रों को ग्रीन जोन में खोल दीजिए, चाहे बहुत से क्षेत्रों को आप रेड जोन में बना दीजिए, मैं समझता हूँ कि लोकल जनता पर तो इसका प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन होने वाली जो 4 धाम यात्रा थी उस पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा तो आपके माध्यम से निवेदन है कि शुरू से ही जो हमारे मोटर व्यवसायी हैं, जो अपनी न्याय संगत मांग को दोहरा रहे हैं कि 2 साल का इनका टैक्स माफ किया जाना चाहिए। यदि इनकी गाड़ियां वास्तविक स्थिति में अगर संचालित करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं समझता हूं कि इनको पैकेज दिया जाना अति आवश्यक है, ताकि ये अपनी जीविका को पुनः जीवित कर सकें और चला सकें। और आज बाबा बद्री विशाल जी के कपाट खुले हैं। बाबा बद्री विशाल सबको अपना आशीर्वचन दें, सबको अपना आशीर्वाद दें, इसी प्रकार से अपनी कृपा बरसाकर इस कोरोना नामक दैत्य का संहार करें, ताकि देश दुनिया जिस प्रकार से इस कोविड-19 से ग्रस्त हो रखी है और पूरी दुनिया का सिस्टम एकदम से जाम हो रखा है, तो हमारा तो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, केंद्रीय मंत्री जी से, जो हमारे पर्यटन को देखते हैं, मेरा तो यही निवेदन है आपके माध्यम से कि उत्तराखंड की लाइफ लाइन कराने वाली ये जो 4 धाम यात्रा है, ये आम तीर्थ यात्रियों के लिए संचालित नहीं हो रही है। ऐसे में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, इनको किस प्रकार से आर्थिक मदद की जाए, उस और विचार किया जाना चाहिए।
आखिर 3 दिन के लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार को नोडल अधिकारी अपने अमले के साथ हॉट स्पॉट मीरापुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हॉट स्पॉट एरिया का निरीक्षण कर अधीनस्थों को दिशा निर्देश दिए। नोडल अधिकारी के मीरापुर पहुंचने से पूर्व ही पुलिस व नगर पंचायत कर्मचारियों में हड़कंप मच गया था। नोडल अधिकारी के खौफ के चलते कस्बे में कली चूना डलवाकर कस्बे की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया गया था। 3 दिन से लगातार नोडल अधिकारी के मीरापुर आने की ओर रही सूचना के बाद शुक्रवार की दोपहर में नोडल अधिकारी RN यादव, सिटी मजिस्ट्रेट अतुल कुमार, SDM जानसठ कुलदीप मीणा के साथ हॉट स्पॉट मीरापुर पहुंचे। मीरापुर पहुंचने पर नोडल अधिकारी RN यादव ने हॉट स्पॉट एरिया का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने SDM जानसठ से हॉट स्पॉट एरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी दी तथा लॉकडाउन का पालन कराने तथा शारीरिक दूरी नियम का पालन कराने के निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस व नगर पंचायत कर्मचारियों में हड़कंप मचा रहा। नोडल अधिकारी के आने से पूर्व कस्बे की सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई थी। सफाई कर्मचारी दोपहर में भी सफाई करते रहे। कुछ देर रुकने के बाद नोडल अधिकारी का काफिला रवाना हो गया। बता दें कि नोडल अधिकारी के हॉट स्पॉट मीरापुर का निरीक्षण करने की सूचना से पहले पिछले 3 दिनों से कस्बे में विशेष सफाई अभियान भी चला हुआ था। कई दिनों से पैदल व साइकिल से चलकर अपने परिवारों से मिलने की चाह को लेकर घर की ओर भूखे प्यासे बढ़ रहे प्रवासी मजदूरों की मदद को मीरापुर क्षेत्र के लोग सामने आए हैं। स्थानीय लोग संबलहेड़ा नहर पुल के समीप शिविर लगाकर भूखे प्यासे मजदूरों को भोजन करा रहे हैं। इस दौरान स्थानीय लोग कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखकर व सैनिटाइजर व मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। मीरापुर के लोगों ने वो कहावत को सत्यार्थ कर दिया, जिसका कोई नहीं उसका भगवान है यारो। कोरोना वायरस के चलते देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद दूसरे राज्यों में रह रहे अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले मजदूर इस समय संकटों की घड़ी का सामना कर रहे हैं। रोजगार बंद होने के बाद मकान मालिकों द्वारा पैसे नहीं होने के चलते कमरे खाली कराने जैसी समस्याओं के उत्पन्न होने के बाद हजारों की संख्या में पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों से मजदूर पैदल व साइकिल से अपने घरों की ओर निकल पड़े हैं। अपने घर पहुंचकर परिवार से मिलने की लालसा में इस प्रवासी मजदूरों को विभिन्न समस्याओं के साथ साथ भूख व प्यास की बड़ी समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। मीरापुर क्षेत्र से होकर निकल रहे ऐसे मजदूरों की एक बड़ी संख्या है, जो कि कई दिनों से भूखे प्यासे छोटे छोटे बच्चों व महिलाओं के साथ अपने घरों की ओर जा रहे हैं। ऐसे बेसहारा मजदूरों की मदद को मीरापुर क्षेत्र के दर्जनों स्थानीय लोग सामने आए हैं। इन स्थानीय लोगों ने SDM जानसठ से अनुमति प्राप्त कर संबलहेड़ा नहर पुल पर एक शिविर लगाकर भूखे प्यासे मजदूरों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी संभाली है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे के श्रृंगार वाटिका स्थित भारतीय किसान यूनियन कार्यालय में गांव रोनी हरजीपुर में भाकियू कार्यकर्ताओं ने किसान नेता स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए चौधरी साहब के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे के श्रृंगार वाटिका कंपाउंड में स्थित भारतीय किसान यूनियन कार्यालय पर वरिष्ठ भाकियू नेता अभिषेक बंसल व विकास शर्मा के नेतृत्व में पुण्यतिथि मनाई गयी। भाकियू कार्यकर्ताओं ने किसान नेता स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए चौधरी साहब के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर भाकियू नेता विकास शर्मा ने कहा कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत किसानों के सच्चे हितैषी एवं सादगी के प्रतीक थे। उन्होंने अनेक किसान हितों में संघर्ष किए और किसानों को उनका हक दिलाने में कामयाबी हासिल की। वरिष्ठ भाकियू नेता अभिषेक बंसल ने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के किसानों के लिए संघर्ष को याद करते हुए कहा कि आज किसानों की जो दुर्दशा सरकार द्वारा की गई है, यह कभी देखने को नहीं मिली है। किसानों की दुर्दशा को देखकर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की आत्मा को बड़ा दुख पहुंचता होगा। उन्होंने बाबा टिकैत द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को मजबूत करने के लिए सभी ने संकल्प लिया कि तन मन धन से हम सब भारतीय किसान यूनियन के लिए समर्पित रहेंगे और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के सपनों को साकार करने का प्रयत्न करेंगे। इसके अलावा गाँव रोनी हरजीपुर में भाकियू नेता विकास शर्मा के आवास पर भी पुण्यतिथि मनाई गयी। उत्तराखंड के देहरादून में DL रोड पर एक कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर नगर निगम द्वारा क्वारंटाइन करते हुए पूरे क्षेत्र को सील कर दिया। वहां पूरे क्षेत्र में आवाजाही बंद कर दी गई है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र में प्रवेश न कर सके और कोई भी बाहर न जा सके। इसकी रोकथाम के लिए पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 14 से जीवन सिंह द्वारा को क्वारंटाइन कर दिया गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में तपोवन के पास एक पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने गई महिला, लेकिन ज्यादा से ज्यादा संख्या होने के कारण सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करा और पुलिस द्वारा समझाए जाने पर और सोशल डिस्टेंस का पालन करने पर हाथापाई पर उतर आए।
आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।